कहानी कुर्सी की में अब बात पटना की। राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर ताजिया जुलूस पहुंचने पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति कहा है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। 29 जुलाई को ताजिए का जुलूस निकाला गया जो राबड़ी देवी के सरकारी आवास पहुंचा। लालू यादव मौजूद थे और राबड़ी देवी ने ताजिए में आस्था दिखाई, तबर्रुक चढ़ाया। और बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी तुष्टीकरण में इतना डूबी हुई है कि उसे रामचरितमानस को बदनाम करना तो ठीक लगता है, लेकिन ताजिए को मान सम्मान देना, उस पर तबर्रुक चढ़ाना, ये उन्हें सही लगता है। यही वो तस्वीर है। लालू यादव देखिएगा पीछे इसमें बैठे हुए कुर्सी पर और सामने राबड़ी देवी है। और बीजेपी ने इसमें दूसरा मुद्दा भी जोड़ दिया। कहा ये सरकारी आवास है, इसके अंदर ये सब हथियार वगैरह ले करके इतने लोग क्यों गए? मुहर्रम में जो लोग शामिल रहते हैं उनके पास हथियार रहते हैं। वो कह रहे हैं सरकारी आवास के अंदर इन लोगों को क्यों इजाजत दी गई? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो क्या ही होगी, हम भी समझते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन इस वीडियो को लेकर के इस वक्त बड़ी चर्चा हो रही है। और ये सब कुछ उस दौरान हो रहा है, याद रखिएगा, जब कल ही हाईकोर्ट का फैसला आया है कि बिहार में जातिगत सर्वे जो है वो जारी रहेगा। और उसको जो सरकार में है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, वो बीजेपी की हार बता रहे हैं और बीजेपी के पास बाकी इस मुद्दे पर कहने के लिए कुछ उन्हें सूझ नहीं रहा। सुनाते हैं आपको जरा बीजेपी की बात इस ताजिए वाले विवाद पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास पर तजिया जुलूस गया और जिस तरह से तजिया का वो लोग ने सलाम और पूजा किया, यह देख रहा है लोग। लेकिन वोट की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए आपको तजिया का पूजा कीजिए, चर्च का पूजा कीजिए, करने के लिए मना नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन हिंदुओं को जिस तरह से अपमानित किया जाता है आपके मंत्रियों के द्वारा, जिस तरह से रामायण को अपमानित किया जाता है आपके मंत्रियों के द्वारा, आपका बयान नहीं आता है। आप उसी तरह से सनातन का भी पूजा कीजिए, सनातन का भी सम्मान कीजिए, हिंदुओं को भी सम्मान दीजिए। वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए आपको जिसका पूजा करना है, तजिया का पूजा कीजिए, मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़िए, कोई मना नहीं है। लेकिन हिंदुओं के रामायण को अपमानित मत कराइए अपने मंत्रियों के द्वारा। इसके लिए हम लोग देखते हैं तो बहुत दुख होता है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो बिहार में ताजिए पर पॉलिटिक्स, हर्षवर्धन जी, आरोप सुना आपने, कह रहे हैं कि रामचरितमानस पर तो आपका मंत्री भी बोलेगा, उस पर कोई बचाव में सामने नहीं आता। लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी यादव जी, ताजिए की का मान सम्मान करना, उसकी पूजा करना, ये आपको ठीक लगता है? देखिए, वैसे तो भारत में कोई भी किसी धर्म, मजहब, कोई किसी की उपासना पद्धति हो, कोई त्यौहार हो, उसमें शामिल हो तो इसमें बुराई नहीं है, और नेता के तौर पर शामिल हो तो कतई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप उसको एक प्रतीक के तौर पर उपयोग करते हैं, जब आप एक मुस्लिम तुष्टीकरण के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जब आप कहते हैं कि हिंदुओं की आस्था पर तो हम किसी भी तरह से सवाल खड़ा करते हैं, और ये बहस होती है। बड़ी कमाल की बात यह है कि यहां किसी पर भी आप बहस कर सकते हैं कि चलिए ठीक है, हम तो हिंदू हैं तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि ये कहते हुए जब आप ये इस तरह की तस्वीरें दिखती हैं जिसमें ताजिया आपके सरकारी घर के भीतर आ रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी वहां जो भी कर सकती हैं, हम तो जानते नहीं है, मतलब मेरा कोई उससे वास्ता नहीं रहा है तो इसलिए ताजिया के बारे में मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो भी वो कर रही हैं, यानी वो सब कुछ जानती है। और देखिए, ये सब जानते हैं कि बिहार में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव हैं, और इसको समय समय पर दिखाने की कोशिश भी करते हैं, बताते हैं, बाकायदा स्थापित कराते हैं। लालू जी के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा, और सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, तेजस्वी भी बताते हैं तो कहते हैं कि रथ यात्रा लेके आडवाणी जी निकले थे, उसको रोक दिया हमारे पिताजी ने, इस बार फिर मोदी जी की यात्रा रोकेंगे। तो ये जो एक जिसको कहें कि प्रतीक के तौर पर वो इस्तेमाल करते हैं कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उनके लिए कुछ भी आप करते दिख रहे हैं, और हिंदुओं पर आप प्रश्न लगाते हैं, हिंदुओं को आप सांप्रदायिक घोषित करते हैं। यानी हिंदू राजनीति को सांप्रदायिक कहना, कम्युनल फोर्सेज, लालू जी की भाषा में कहें कि ये सब कम्युनल फोर्सेज है। लेकिन आप जब मुस्लिम वाली राजनीति कर रहे हैं तो वो आप कह रहे हैं सेकुलर है। लालू जी तो वहां जाकर ये थोड़ा सा मुश्किल, लालू जी ने तो ये भी डिक्लेयर कर दिया, आपने इतना बार नाम लिया लालू जी का, मुझे याद आ गया, उन्होंने कहा मोदी जी अब विदेश में जगह खोज रहे हैं। विदेश इतना इसलिए जाते हैं 24 में चुनाव में हारेंगे, उसके बाद कोई सेफ हेवन चाहिए मोदी जी। लालू जी जाने ही अपने बयानों के लिए जाते हैं, और लालू जी इस तरह के ऑप्टिक्स करते रहे हैं। आज वो राबड़ी जी ताजिया की पूजा करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आप याद कीजिए लालू जी के वो फोटो जो लालू जी गौ सेवा करते हुए आपको दिखे, बाकायदा गौशाला उनके घर के अंदर मुख्यमंत्री थे, और वो लुंगी पहन के, बंडी पहन के, वो गाय के पैर दबाते हुए, पीठ सोराते हुए, तमाम कितने फोटो हम लोग देखे। तो ये सब लालू जी का ऑप्टिक्स है। वैसे एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, बड़ी दिलचस्प एक बात बताता हूँ,
ताजिया जो है हमारे अवध में बहुत निकलता था, उत्तर प्रदेश में। और अवध में जब ताजिया निकलता था तो जो मुस्लिम महिलाएं चलती थीं उसके पीछे पीछे, तो मालूम कौन सा गीत गाती थी? आपको भी आश्चर्य होगा। वो कहती थी कि हमारे इमाम हुसैन पियासे मार दिए, हाय राम हम का करी, हाय राम हम का करी। तो एक समय ये था कि ताजिए को लेकर तनाव नहीं पैदा होता था, ताजिए को लेकर के ये होता था कि हाय राम हम का करी। और आज वो ताजिया जो है आप देख रहे हैं नूह में क्या हो गया, आप देख रहे हैं बरेली में क्या हो गया। मतलब अजीब वातावरण हो गया पिछले 15-20-25 सालों में इस देश में कि अब ये ताजिए की फोटो, ताजिए की पूजा जो है कुछ लोग करते हैं इस तरह के, ऐसा नहीं है। ये जो सूफी मत और उसमें जो है कई लोग इस तरह के मजार पे जाना हिंदुओं में जाते हैं, और ये कोई नई बात नहीं। लेकिन अब उसका वीडियो वायरल हो गया, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी उस पर रिएक्शन कर रही है, वो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। ऐसा लगता है कहीं बीजेपी की मजबूरी तो नहीं है, क्योंकि अब जाति जनगणना का मुद्दा बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त, और उसमें बीजेपी डिफेंसिव हो गई है। उसमें डिफेंसिव है। अब आप मंडल के सामने का मंडल खड़ा करने वाली बात है। अब आपको एक पैन हिंदू सेंटिमेंट क्रिएट करने की जो बीजेपी कोशिश करती भी रही है, शायद उसमें एक योगदान इससे मिल जाए कि ताजिए वाला वीडियो से आप बताएं लोगों को कि देखिए तुष्टीकरण हो रहा है। देखिए, यादवों के 2 नेता रहे जो मुसलमान वोट बैंक को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहे और पकड़ के रखते रहे। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव रहे जिन्हें मौलाना मुलायम कहा गया, जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी, और लालू प्रसाद यादव बिहार में रहे जिन्होंने आडवाणी की रथ यात्रा रोकी थी। और बाद में तो लालू जी ने यह भी कहा कि भाई अगर केंद्र की सरकार में हमारा हिस्सा होता तो हम अयोध्या में राम मंदिर इतने आसानी से नहीं बनने देते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, राबड़ी देवी ने ये किया, किसी भी धर्म के लिए वो कर सकते हैं लेकिन प्रश्न ये भी है कि आपको सभी धर्मों के लिए समान भाव भी रखना चाहिए। एक तरफ आप एक धर्म विशेष के प्रति लगो कि आपका एमवाय समीकरण जो वोट बैंक है बिहार के अंदर मुस्लिम और यादवों का, उसको ध्यान में रखते हुए आप मुसलमानों के प्रति एक बहुत ज़्यादा ध्यान रहो। और आपके मंत्री, आपके विधायक और आपके पार्टी के नेता जिस तरह से हिंदू धर्म के खिलाफ या हिंदू भगवद गीता के खिलाफ या रामायण के खिलाफ शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें भी उनको इस मामले में आपत्ति लेना चाहिए और इसको ध्यान रखना चाहिए। ये दरअसल ये आस्था और पॉलिटिक्स का जो हम मिश्रण देखते हैं, घालमेल हो गया। इसमें योगी आदित्यनाथ का जो इंटरव्यू बड़ा चल रहा है अभी, इसमें उन्होंने ज्ञानवापी के बारे में बोला, उसमें उन्होंने एक बात कही, एक सवाल था, और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए मैं आस्थावान व्यक्ति हूं, मैं हिंदू हूं, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, वो अपने रीति रिवाज, अपने धर्म के जो भी परंपराएं उनको निभाएं, लेकिन मैं ये पाखंड नहीं कर सकता। तो आज एक उस तरीके का नेता भी है सामने, जैसे मतलब जो टोपी नहीं पहनेगा, जैसे उनसे किसी ने कहा था कि आप ईद मनाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं ये सब नहीं कर सकता। अगर मान लिया कोई हिंदू ईद मनाता है तो उसका पाखंड नहीं है, ये अपनी अपनी मान्यता है, ऐसा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के नेता थे, लखनऊ में इफ्तार में जाते थे, और इफ्तार में जो है तमाम मुस्लिम उनसे मिलने आते थे। तो ये आपकी अपने योगी जी जिस परंपरा से आते हैं, वो दंडी सन्यासी, वो योगी हैं, नाथ संप्रदाय के हैं। दूसरा, चूंकि जिस हिंदुत्व की राजनीति से आते हैं उसमें शायद अगर वो टोपी रख लेंगे, पहन लेंगे, तो उनका हिंदुत्व डाइल्यूट हो जाएगा। इसीलिए मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी थी गुजरात में। तो ये उसका राजनीतिक कारण है, पाखंड नहीं है। और जहाँ तक लालू जी की बात है, लालू जी कतई हिंदू विरोधी नहीं। मैंने गौ सेवा का उदाहरण इसलिए दिया, वो तो अपने को कहते हैं हम तो कृष्णवंशी हैं, हम तो जेल में हमारे भगवान पैदा हुए थे, वो तो जन्माष्टमी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं। लालू जी ने कब जो है वो राजनीतिक है कि राम मंदिर वाली बात उन्होंने अडवाणी जी गिरफ्तार किया, क्योंकि उसमें डिस्प्यूटेड एरिया था, कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, तो भाई आप रथ यात्रा लेके जा रहे हो। तो ये राजनीतिक, दोनों तरफ से राजनीतिक बयानबाजी है। एक संजय निषाद मंत्री हैं योगी जी की सरकार में, उन्होंने भगवान राम के बारे में क्या कहा, क्या बयान दिया, सबको मालूम है। क्या उसको स्वीकार कर सकते हैं राम के जन्म को लेकर के जो? लेकिन वो मंत्री हैं योगी सरकार में, ना उसमें बीजेपी को दिक्कत है, ना विश्व हिंदू परिषद को दिक्कत है, ना आरएसएस को दिक्कत है, ना योगी जी को दिक्कत है। ये कौन सा पाखंड है? ठीक, अब ओबीसी ईबीसी की राजनीति, अब वहां पर जाति सर्वे होगा, तो बीजेपी इसमें से कुछ कहा नहीं जा रहा। पहले तो वो क्रेडिट लेते थे कि भाई हम ही सरकार में थे, हमने ही कैबिनेट में अप्रूव कराया इसको। फिर जब मामला कोर्ट ने रोक दिया, तब उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इसकी पैरवी नहीं कर पाए। अब आज क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये जो जातीय जनगणना वाला मसला है, इस पे भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई बहुत भ्रम में नहीं है। वो ये ठीक है कि वहाँ की जो राज्य इकाई थी वो कई बार लगता था कि नीतीश के साथ जाती हुई दिख रही है, लेकिन इस मसले पर एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का बड़ा साफ मत है कि जातीय जनगणना फिर से नए तरह का पेंडोरा बॉक्स खोलेगी। इतने तरह की जातियां, उनको रिजर्वेशन, उनकी हिस्सेदारी, वो किसी भी समय में जब आप एक आगे बढ़ रहे हैं उसमें ठीक नहीं होता समाज में इस तरह का विभाजन। लेकिन अगर ये होगा, जो कि अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, तो आप यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी की आज की जो छोटे छोटे समूहों की, जो छोटे छोटे जातीय समूह हैं,
उनको साध के जो वो राजनीति करते हैं उसमें उनको बहुत नुकसान नहीं होने वाला है। भले ही अभी लग रहा हो कि ये सीधे सीधे लालू जी की राजनीति को फायदा देगा, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर ही होगा कि उसके जो दूसरे समाज के हिस्से हैं, जो पिछड़े में यादव और कुर्मी के अलावा, वो भी सामने मुखर होकर आए और अपना हिस्सा नहीं, वो तो एक नया डेवलपमेंट भी तो है ना। कल रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। और रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट रोहिणी आयोग इसी सरकार ने बिठाया था 2016-17 में, और वो रिपोर्ट आ गई है। अब इधर जाति जनगणना की इजाजत हाईकोर्ट ने दे दी है। तो अब रोहिणी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, अगर वो सार्वजनिक होती है तो उसमें वो सारे समूह चिन्हित किए गए हैं पिछड़ों के, जिनको अभी तक एक बार भी आरक्षण नहीं मिला। अच्छा, ऐसे बहुत समूह हैं जिनको एक बार भी आरक्षण नहीं मिला। तो जाहिर है वो आगे आए, उनको मौका मिले, उनको लाभ मिलना चाहिए। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ सर के इसमें कि रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है, रोहिणी आयोग ने, कि 6000 जातियां हैं देश में, लेकिन उसमें से 40 जातियों को ही 50% आरक्षण का लाभ मिल रहा है, बाकी जातियों को इसमें लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो ये जो बहुत कम लाभ मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, मतलब तो ये तो बड़ी परेशानी सरकार की है। हाँ, तो जो भी सरकार में होगा उसके लिए अब करेंगे क्या आप इसको? ये आयोग बिठाया इसका लाभ कैसे देंगे वंचित को? भारतीय जनता पार्टी इसी मसले को बार बार कह रही है, और अगर ये मसला आगे बढ़ेगा तो जो उत्तर प्रदेश में आया था कि आप एक वर्ग को, और जो सबसे बड़ा वोट बैंक है अखिलेश यादव का या लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का, कि यादवों को उसकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी मिली, तो जो दूसरी पिछड़ी जातियां हैं वो अपने हिस्से के लिए दबाव बनाएंगे। और ये जो दोनों रिपोर्ट है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो राजनीति का जो कहे मैं शिफ्ट होने वाला है। जरा अखिलेश यादव की खबर भी बता देता हूं सर, उस पर आप रिएक्ट कीजिएगा। अब जरा यूपी चलते हैं, बिहार से। अखिलेश यादव की पार्टी पीडीए ये अभी शॉर्ट फॉर्म दिया था अखिलेश यादव ने इंडिया अलायंस बनने से पहले, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उन्होंने कहा था कि इससे भाजपा हारेगी, ये अगर ये इकट्ठा हो जाता है तो बीजेपी को हम हरा देंगे। अब वो इसी पीडीए को साधने के लिए उनकी पार्टी 9 अगस्त से एक साइकिल यात्रा निकालने जा रही है, और इस साइकिल यात्रा 25 जनपदों में से 25 दिनों से होकर के गुजरेगी। और इसमें जो मुख्य उनका उद्देश्य है कि हमको लोगों तक ये बताना है, ये मैसेज कन्वे करना है कि जातिगत जनगणना हो देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में भी हो, ये हमारी मांग है। दूसरा, आरक्षण से जो छेड़छाड़ हो रही है, जातिगत जनगणना और आरक्षण से छेड़छाड़ बीजेपी जो कर रही है, इसको हमें लोगों तक पहुंचाना है। तो यूपी में भी वो भी इस मुद्दे को लेकर के यूपी में तो आना ही आना है मुद्दा। देखिए, जब जाति जनगणना की मांग शुरू हुई तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, और तीसरा स्वर जो था वो अखिलेश यादव का था। इसमें देखिए, जातीय जनगणना ये सिर्फ यहीं रुकने वाली नहीं है। जातीय जनगणना के बाद जो रिपोर्ट आएगी जातियों की, और जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट, ये सब मिला करके फिर हिस्सेदारी की बात होगी। फिर ये होगा, साहब पिछड़ों की संख्या तो आप 38% मान के चल रहे हैं, उनकी संख्या तो 50% है, तो उनको उसी हिसाब से आरक्षण दीजिए, और ये जो 50% आरक्षण की जो सीमा है इसको हटाइए, और तो ये मांग वहां जाएगी। और उसके साथ इसका अगला एक्सटेंशन होगा कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाए। ये मांग खाली जाति जनगणना तो उसका एक पहला स्टेप है, करती रहे हमेशा, पहला स्टेप है ये तो इसका। तो ये इसलिए ये जो अभी पेंडोरा बॉक्स की बात जो कर रहे थे हर्षवर्धन जी, या जो बीजेपी मानती है, तो ये पेंडोरा बॉक्स दरअसल उस तरफ जाएगा। लेकिन बिहार से जो शुरू हुआ है, इससे मंडल पॉलिटिक्स को नई जान मिली है, और क्या उसी दौर में हम पहुंच सकते हैं? मंडल पॉलिटिक्स का ये अगला दौर शुरू होगा। ये जो मंडल में 27% आरक्षण का जो किया था और उसके बाद देखिए भारत की राजनीति की दिशा दशा दोनों बदल गई। आज आप कल्पना कीजिए, केंद्र से लेकर के और राज्यों में आप गिनिए कि हर राज्य में जो मुख्यमंत्री है, एक उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, एक बंगाल छोड़ दीजिए, और एक आसाम छोड़ दीजिए, 3 राज्य ऐसे हैं जहां सवर्ण मुख्यमंत्री हैं, 2 ब्राह्मण, ममता बनर्जी और हेमंत बिस्वा शर्मा, और एक ये योगी आदित्यनाथ ठाकुर। या आप इनको जोड़ सकते हैं जैसे हिमाचल या उत्तराखंड। लेकिन जो मुख्य बड़े राज्य हैं, सब जगह ओबीसी मुख्यमंत्री, राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, प्रधानमंत्री ओबीसी। तो ये राजनीति पूरी बदल गई। और अभी इस जातीय जनगणना के बाद ये और ज्यादा सामाजिक रूप में बदलेगी। इसमें एक जरूरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह को तब मुख्यमंत्री बनाया था जब वो राजनीति उस तरह से प्रभावी नहीं, मंडल आयोग हो चुका, मंडल आयोग भले मंडल हा चुका, इसीलिए बनाया था। लेकिन उसके बावजूद कल्याण सिंह बड़े नेता थे, उमा भारती बड़ी नेता थी, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान बने। लेकिन मैं इसके आगे की बात बने, वो मंडल की राजनीति जो थोक का वोट बैंक था, एक साथ थे ना, तो लगता था कि चलो इनका नेता हो सकता है। अब किसका नेता होगा? जैसे आप कहते हैं ना भाई, ये इतनी 6000 जातियां हैं, उनमें से कौन सी जाति का नेता किस जगह बनेगा, किसको आप मुख्यमंत्री बनाकर कहेंगे? और मैं तो मानता हूं, चलो अच्छा है, पेंडोरा बॉक्स तो खुलेगा,
लेकिन एक तरह से भारत की राजनीति को जाति का जो एक कहते हैं ना कि किसी एक कोई भी जाति हो उसके आधार पर चले, उससे थोड़ा बाहर निकालने में भी शायद मदद नहीं, करेगा। अब ये हो सकता है ज्यादा आशावादी। ये कहा जाता है कि भाई जो सवर्ण समाज है वो इसके खिलाफ है, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, ओबीसी की जनगणना नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ओबीसी वर्ग के अंदर ये मुद्दा रेजोनेट कर रहा है? क्या उस समाज में इतना बड़ा मुद्दा है ये? बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओबीसी जाते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि जाति का कभी जनगणना हुई नहीं है। 1952 में केलकर आयोग बना था और जो पहली बार जाति जनगणना का जिसे सपोर्ट किया था केलकर आयोग ने, और कहा था कि 1961 में जाति का जनगणना किया जाना चाहिए। उसके बाद नहीं हुआ। 1980 में जब मंडल का आया तब भी ये सिफारिश हुई थी कि जाति का जनगणना होना चाहिए। 1985 में भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया था और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जाति का जनगणना का हम समर्थन करते हैं। लेकिन बाद में अभी 2018 में भी राजनाथ सिंह ने कहा था कि 2021 में जो गणना पार्टियां कैसे अपना स्टैंड बदल रही है इस मुद्दे पर? उसमें भारतीय कांग्रेस ने सर्वे करा के डेटा जारी नहीं किया और बदल दिया। और अब राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी ऐसा ही बीजेपी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को जाति जनगणना के लिए। 2015 में कर्नाटका गवर्नमेंट में जो पहले कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने सर्वे किया था। उस सर्वे में जो रिपोर्ट आई थी उसको सार्वजनिक कांग्रेस सरकार ने किया। उसके बाद भाजपा की सरकार रही कर्नाटक के 5 साल, उसने भी नहीं किया। और अब जो फिर से कांग्रेस की सरकार आई वो भी जारी नहीं कर रही है। लेकिन वो जो खबर उसमें से जो लीक हुई है उसमें ये आया है कि लिंगायत को ये माना जाता है कि 17% है कर्नाटका में, वो 10% के भी कम माना जा रहा है। और वोकलिंगा भी अपने जो अनुपात माना जा रहा है राजनीतिक दलों में उससे भी बहुत कम है। तो इन दोनों समुदायों को प्रभाव के कारण कोई भी सरकार दो सवाल में दो सवाल। एक तो जो विनोद जी ने कहा बिल्कुल ठीक कि इसका उद्देश्य ही है ये करवाने का, और जो खासकर राजनीतिक दल जो इसके पीछे जो लगे हैं इसके पीछे, कि भाई संख्या एक बार निर्धारित हो जाए कितनी है, और ये 40-50%, 55% कुछ भी हो सकते हैं ओबीसी देश में, तो उस हिसाब से आप आरक्षण की सीमा को दोबारा फिर आप तय कीजिए। 50% का कैप अगर हटाना पड़ता है तो उसको भी हटाइए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो भी हो वो मामला कोर्ट में जाएगा। जा नहीं सकते। एक बात, आज ओबीसी की वजह से तो बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी का नुकसान हो रहा है क्या? बीजेपी फंस रही है क्या इस मुद्दे पर? मैं यही कह रहा हूं कि इसमें बीजेपी फंस रही है, ये अभी माना जा रहा है। ये क्यों माना जा रहा है? क्योंकि भले ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हो, भले राज्यों में ओबीसी मुख्यमंत्री भाजपा में हो, भले दलित को राष्ट्रपति बना दिया, भले आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, भले गवर्नर्स ढेर सारे ऐसे हैं, उसके बावजूद एक छवि बनाई गई है कि जो इस देश में ओबीसी पॉलिटिक्स करने वाले नेता हैं वो लालू जी हैं, वो कोई और है। अब तो मुलायम सिंह यादव का नाम नहीं ले सकते और अखिलेश उस तरह से बनते नहीं। लेकिन मूल बात आगे की है। मूल बात यह है कि क्या वो वाली पॉलिटिक्स अब टिक रही है क्या? अब उतना बड़ा बंच किसी के पास है क्या? और अगर नहीं है तो वो अपना नेता जब खोजने निकलेंगे तो क्या उसको वोट में ट्रांसलेट कर पाएंगे? बिहार के उदाहरण ले लेते हैं। अब ये 80% सर्वे का काम पूरा हो चुका है, चुनाव से पहले सर्वे पूरा हो जाएगा। उसके बाद लालू यादव, नीतीश कुमार सब खड़े होकर के क्या उसमें डेटा में निकल के आता है कि भाई ओबीसी तो 40% है बिहार के अंदर, अब तुमको आरक्षण मिलता है 27%। अब बढ़ाइए इसको, ये बढ़ना चाहिए। अगर ये मुद्दा बनेगा तो इसमें बीजेपी क्या करेगी, कैसे रिएक्ट करेगी? इसमें बीजेपी नहीं रिएक्ट करेगी। दो चीजें हैं। एक तो ये कि फिर सीधे इसे ले आना पड़ेगा संसद में, क्योंकि अब ये 50% से ऊपर या तो सर्वोच्च न्यायालय तय करे या संसद तय करे। ये इस तरह की बहस से थोड़ी ना तय होगा कि आप 50% के ऊपर कर देंगे। तो फिर एक ये डिबेट खड़ी होगी ना कि आप 100% रिजर्वेशन देना पड़ेगा ना कि हम इसके साथ हैं या इसके खिलाफ हैं। यही बनाएंगे कि संसद तय करे। लेकिन अभी सिर्फ एक राज्य में है ये, आप इसको ये भी समझिए। सुप्रीम कोर्ट के बावजूद तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा बढ़ा दी गई। स्टालिन की गवर्नमेंट ने, जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है, वो कहती है कि हम इससे ज्यादा करेंगे। अब सवाल यही है कि क्या इससे, इस राजनीति से किसी को कुछ अब हासिल होगा जो मंडल से हासिल हुआ था? आपको लगता है वो दौर, मुझे लगता है वो दौर खत्म हो चुका है। अब मुलायम सिंह, लालू यादव दोबारा नहीं बन सकते, वो संभव नहीं। सर ब्रेक लेना पड़ेगा। नहीं, मुलायम सिंह, लालू यादव दोबारा नहीं बन सकते, लेकिन तेजस्वी और अखिलेश तो इस मुद्दे को लेकर आगे जा सकते हैं। और जो इन्होंने कहा वो चंग किसके पास, वो चंग पाने के लिए सारी पॉलिटिक्स है। बिल्कुल, वो चंग दोबारा उसको रिग्रुपिंग करने की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।